फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 28 जनवरी 2023 को सी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए आपके ईवीएस से क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट की जाए। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बावड़ियों, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। बावड़ियों से संबंधित हर क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया है। सीढ़ी जो क्या होता है, एक सीढ़ीदार कुआं होता है कि विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैं ये क्वेश्चन इतनी बार करवा चुकी हूँ कि जितनी बार इसके आंसर आए हैं आपको अब रट गए होंगे। पहला ऑप्शन ये देखिए, लिखा हुआ है ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। ये आपका गलत है। बावड़ियाँ बनाई ही इसलिए जाती थी जिससे कि वहाँ पर जो वर्षा का जल है वो संरक्षित किया जाए। इसके साथ ही साथ ये उस टाइम की एक सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये वहाँ की एक पारंपरिक प्रणाली थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बावड़ियाँ कहाँ होती थी, जहाँ पर पानी जो है कम मात्रा में मिलता है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया। तो इस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ए और बी ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड नंबर का आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। तो देखिए आपके सारे पौधे जो हैं वो बीज से उगते हैं, जो कि एग्जाम्पल में जैसे कि सेब, पाइनस और प्रून्स। लेकिन आपका जो फर्न है ये आपका बीज से नहीं उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। तो ये कि संथाली या फिर कुडुख जो है ये आपकी झारखंड की भाषा है। और इसी से कुडुख भाषा से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है सीटेट वालों का कि कुडुख भाषा में तोरंग को क्या कहते हैं। तोरंग को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए तोरंग को क्या कहते हैं, वन कहते हैं या फिर जंगल कहते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के फेमस हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार घुमा लिया गया है कि कुडुख भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड की भाषा है। सीधे क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी मिल सकता है कि झारखंड में वनों को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए वही रहते हैं, बस उनका पूछने का तरीका थोड़ा घुमा फिरा के होता है कि आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं झारखंड में वनों को क्या कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा तोरंग कहते हैं, या तोरंग को क्या कहते हैं तो वन या जंगल कहते हैं, या फिर कुडुख भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है तो वन या जंगल है। बस इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या है, संथाली एवं कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है, झारखंड में। असम की बात कर लीजिए, अगर हो सकता है असम से पूछ लिया जाए तो असम में असमिया बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है और उड़ीसा में ओडिया बोली जाती है। तो ये तीनों जो बाकी के ऑप्शन हैं इन पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती है। तो देखिए जैसा कि झूम का नाम ही आप लोग जानते होंगे, इसको वन एवं स्लैश खेती कहते हैं, यानी कि जलाने के बाद में फिर नई फसल करना। तो ये क्या है, ये काटो और जलाओ खेती है। तो झूम खेती को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वन या स्लैश या वन एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। तो झूम खेती का तात्पर्य क्या होता है कि काटो, यानी कि फसल होने के बाद में जो भी उसमें खरपतवार रह जाती है उसको काटो, और काटो के बाद में वो जो भूमि होती है जो जिसमें थोड़ी जड़ें बचती हैं उनको जला दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक पहेली है, इसमें बताना है आपको। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिल का घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये कौन सी चिड़िया होती है, मान लीजिए ये 2 पत्ते हैं जो कि एक डाल में इस तरीके से लटक रहे हैं। तो ये चिड़िया क्या करती है, इस टाइप के जो 2 पत्ते पास पास होते हैं उनको इस तरीके से मिला लेती है, और ये जो इनकी दोनों की ये दवाई साइड होती है इनको अपनी सुई से, मतलब अपनी चोंच जो होती है इतनी महीन होती है उसमें इस तरीके से जाले और बाकी धागे या फिर तार और लगा के इस तरीके से इन दोनों पत्तों के जो दोनों किनारे होते हैं उनको जोड़ के इस तरीके से एक आकृति बना लेती है। जैसे कि हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला करके एक तरीके से कमर की तरीके की जो आकृति बनाते हैं उस तरीके से आकृति बन जाती है। और जहाँ पर ये आपका ऊपर इसका जो डंठल रहता है वहाँ थोड़ी जगह खोल देती है, छोड़ देती है, जहाँ से ये अंदर घुसती है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये 2 पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, दर्जन चिड़िया। दर्जी का क्या कार्य होता है, दर्जी का कार्य होता है कपड़ों को सिलना, इसीलिए ये अपना घोंसला सिल कर बनाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दर्जन चिड़िया। अगर हम बात करें किलचड़ी की, तो किलचड़ी का साइज बहुत छोटा होता है, लगभग आपका ये होता है
10 से 14 सेंटीमीटर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, दर्जन चिड़िया का भी साइज बहुत छोटा होता है। अब आप ये मान लगा लीजिए, मान लीजिए दो कोई पत्ते ले लीजिए, अमरूद के ही पत्ते आप ले लीजिए, जो नए पत्ते निकलते हैं एकदम कोमल पत्ते होते हैं, उन पत्तों को ही सिल्की बनाती है अपना घोंसला। तो देखिए अमरूद का पत्ता कितना ही बड़ा होगा। इस तरीके से अमरूद के पत्ते दो ले लीजिए और इसके मान लीजिए एक बैक साइड में ऐसे पत्ता है और इन दोनों को इसने सिल के ऐसे अपना घोंसला बना लिया है। तो देखिए जो चिड़िया एक अमरूद के पत्ते के अंदर आ सकती है, आप समझिए उसका साइज कितना बड़ा होगा। उसका साइज भी लगभग आप मान के चलिए यही 8 से 9 या 10 सेंटीमीटर रहता है। बहुत छोटा साइज होता है दर्जन चिड़िया का भी। तो केचड़ी की बात कर रही थी मैं, केचड़ी का साइज कितना होता है, इसका भी साइज होता है 10 से 14 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है। ये अक्सर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मैदानी भागों में या फिर खुले भागों में। और इसको क्या होता है, मैदान या फिर ज़मीन से बहुत प्यार होता है। ये अक्सर आपको ज़मीन पर इधर उधर बैठी हुई या दौड़ती ही मिलेगी। बहुत सुंदर छोटी सी चिड़िया होती है, खुले स्थानों पर पाई जाती है। और इसकी एक विशेषता क्या होती है, ये अपना पत्ता जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको ज़मीन से अत्यधिक लगाव होता है, प्रेम होता है। तो ये अपना पत्ता भी क्या करती है, किसी पेड़ या पौधे की डाल पर नहीं बनाती है। ये अपना पत्ता क्या करती है कि ज़मीन में जो भी कहीं पे आपने देखा होगा ऐसे कहीं पे पत्थर पड़े हैं, तो उन पत्थरों के बीच में ये अपना घोंसला जो है वो बना लेती है। तो इसकी खासियत यही है कि किल चिड़ी का आकार बहुत छोटा होता है, सुंदर सी छोटी सी चिड़िया होती है, खुले स्थानों पर रहना पसंद करती है और ये ज़मीन में पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्या करता है, इसका जो घोंसला होता है वो झाड़ियों में लटकता हुआ होगा। अक्सर आप लोगों ने अगर कभी भी रेल की यात्रा की हो तो आप देखते होंगे ट्रेन के साइड में बहुत सारी जो आपकी रेलवे ट्रैक होता है, पटरियाँ होती हैं, ट्रेन चलती है। कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई स्टेशन नहीं है, बीच में कहीं पे भी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है, तो आपने देखा होगा साइड में तार लगे होते हैं और साइड में बहुत सारी इस तरह से झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। तो आपने देखा होगा उन झाड़ियों के बीच में इस तरीके से ऐसे एक लटकता हुआ आपने घोंसला देखा होगा। इस तरीके से लटकता हुआ घोंसला होता है। और इसकी खासियत यही शक्करखोरा की, ये झाड़ियों में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जिसकी जो आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि लालटेन की तरीके से, इस तरीके से उसकी आकृति होती है। अगला है आपका क्वेश्चन, बीबर पक्षी जिसको बया भी बोलते हैं। तो बीबर क्या होती है, इसको जुलाही चिड़िया भी कहते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसके जो घोंसले होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। घोंसलों की खासियत ये होती है कि घोंसले का निर्माण केवल नर पक्षी ही करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बीबर पक्षी होता है, इसमें जो नर पक्षी है वो घोंसले का निर्माण करता है। सुंदर सुंदर घोंसले हर नर पक्षी अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत के द्वारा अपने घोंसले को एक अच्छा रूप, अच्छा आकार देने की कोशिश करता है। उसका रीज़न ये होता है कि मादा आती है, यानी कि जो मादा आपकी बीबर चिड़िया है वो आती है और उसको इन घोंसलों में जो भी घोंसला पसंद आता है वो उसका चयन करती है। किसके लिए, अपने अंडे देने के लिए। तो ये खासियत होती है बीबर पक्षी की। नर पक्षी घोंसले का निर्माण करता है, मादा आती है, उसको जिसका भी घोंसला अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो उसमें अपने अंडे जो है वो देती है। तो ये हो गया आपका बीबर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। तो देखिए जंतु परागण क्या होता है, इसमें जो आपका नर पुष्प होता है उसके जो परागकण होते हैं वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये प्रक्रियाएं होती है जंतु या फिर पक्षियों के द्वारा। तो इसीलिए इसके नाम पर इसको बोला गया है जंतु परागण। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी है या तितली है, ये क्या करती हैं, फूलों से रस लेती हैं उनका। मान लीजिए एक कोई मधुमक्खी है या तितली किसी एक फूल पर गई, उसने वहाँ से क्या किया, उस फूल का रस जो है वो चूसा। तो उसके क्या, उसके पैरों में आगे या उसका जो मुंह होता है उसके आगे आपने देखो छोटे छोटे से रुएं टाइप से इस टाइप से रहते हैं। तो उनमें जंतु जो पुष्प है वो, सॉरी जो नर पुष्प है उसके परागकण लग गए। अब वो चिड़िया क्या कही, वो जो तितली थी या फिर जो आपकी मधुमक्खी थी वो दूसरे पुष्प पर जाकर बैठी। तो ये जो इसके आगे जो रेशे थे उसमें जो ये परागकण लग गए थे नर पुष्प के, ये क्या किया, अब मान लीजिए वो किसी दूसरे पुष्प पे गई और यही परागकण क्या हो गए, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए।
तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी जंतु परागण, यानी कि ये प्रक्रिया जंतुओं के द्वारा होती है। यानी कि आपकी तितली हो गई, चमगादड़ हो गया, या फिर आपका मधुमक्खी हो गया, इनके द्वारा होती है। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जंतु परागण। तो इसमें लिखा है जंतु परागण किसके द्वारा पौधों में परागण की विधि है, तो ये आपका चमगादड़ के द्वारा है। इसके साथ अगर चमगादड़ ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखिएगा मधुमक्खी भी इसी में आती है, इसके साथ आपकी तितली भी इसी में आती है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मधुमक्खियाँ भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है जंतु परागण। अगर मान लीजिए चमगादड़ यहाँ पर नहीं होता तब आप इस पर मधुमक्खी ऑप्शन को टिक करते, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ है। बात हो रही जंतु की, तो जंतु क्या चमगादड़ है, ये क्या है, एक स्तनधारी है। और ये किसकी कैटेगरी में आती, तो ये आता है, तो ये जंतु की कैटेगरी में आता है। अगर बात यहाँ पे लिखा होता कीट परागण, तो आपके कीट के अंतर्गत आपकी तितली आती है और मधुमक्खियाँ आती हैं। तो इसीलिए अगर सिर्फ कीट परागण होता तो वहाँ पर चमगादड़ नहीं, प्रेफरेंस किसको देते, मधुमक्खियों को। लेकिन अगर जंतु परागण है तो आप पहला प्रेफरेंस चमगादड़ को देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में जंतु परागण और चमगादड़ नहीं है, तो उस स्थिति में आपको मधुमक्खी टिक करना है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है, संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप क्या है, तो मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें बताया था कि पश्चिम बंगाल में क्या होती है, तो जामदानी पारंपरिक कला का रूप है वहाँ पर। इसके साथ अगर मैं बता दूं आपको चिकनकारी, तो आप सब जानते होंगे चिकनकारी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। पटोला की बात करें तो पटोला जो होती है वो आपकी एक हथकरघे से बनी हुई साड़ी होती है, जो कहाँ की है फेमस, तो गुजरात की है। और पोचमपल्ली मैंने आपको बताया था, कहीं पे पोचमपल्ली आ जाए तो ये आंध्र प्रदेश का एक भाग है जो कि अब तेलंगाना हो गया है। तो पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, तेलंगाना से है। तो चारों ही ऑप्शन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या है, कथन देख लीजिए। सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 कुंटल से कम होता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। मैंने आपको बताया था 2 से 3 महीने का जो हाथी होता है, हाथी का बच्चा होता है, उसका ही वजन आपका 1 से 2 कुंटल तक पहुंच जाता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि उनके भारी शरीर पर मत जाइए, ये मत सोचिए उनका शरीर भारी है तो वो अत्यधिक आराम परस्त होंगे या फिर उनमें अत्यधिक आलस होगा, बिल्कुल गलत है। उनका शरीर जरूर भारी है लेकिन वो बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही करते हैं। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड का नेता होती है, बिल्कुल सही है। किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते, नर हाथी 8-10 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि आपका बी, सी और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं, सही विकल्प पर चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। तो जोहात, बावड़ी और झील आपको बताना है। तो देखिए जोहात आपका कहाँ, जोधपुर में है। बावड़ियाँ कहाँ देखने को मिलती है, मैंने कहा था जहाँ पर अत्यधिक शुष्क क्षेत्र होते हैं, जैसे कि राजस्थान का जैसलमेर हो गया या बीकानेर। और झीलों का नगर क्या कहलाता है, तो उदयपुर है। तो ऑप्शन आपका 4 सही है। अगर आपको इनमें कोई भी नहीं आता था तो आपको इतना तो पता ही होगा कि झीलों का नगर क्या कहलाता है, उदयपुर कहलाता है। तो लास्ट में झील है, लास्ट में उदयपुर, किस में, तो 4th नंबर के ऑप्शन में है। इस तरीके से ऑप्शन को टिक किया करिए। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपिक हैं, वे कौन से खेल खेलते हैं। तो इनका जो खेल है वो जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, इंडिया के लिए लाए थे। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी यानी कि नेपथिन्स चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है, तो हमारे देश में जो पौधा है वो आप पाया जाता है मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का है कि रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि, तो इसका अर्थ ये है कि रवि रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक स्वस्थ मानव के शरीर का जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो इसका मतलब है अगर 12 से कम है तो इसका मतलब उसको क्या है, रक्तहीनता है या रक्त अल्पता है।
और इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। तो रक्तहीनता से वो ग्रस्त नहीं है इसका मतलब, और इसके साथ क्या है, उसका जो हीमोग्लोबिन है उसका इससे सामान्य है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। तो सही जोड़ा आपको बताना है, साइना जो नेहवाल है वो बैडमिंटन से संबंधित है, यही आपका सही है। सानिया मिर्जा भी आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। पीटी ऊषा जो आपकी हैं वो एथलेटिक्स से संबंधित है, और कल्लम मलेश्वरी जो हैं वो आपकी वेट लिफ्टर जो हैं उस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी गोल है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी कि दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है। तो जब इंडिया में दोपहर होगी तो मध्य रात्रि कहाँ होगी, अर्जेंटीना में। क्यों, इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था। इसका रीज़न ये है कि हम इंडिया वाले अर्जेंटीना के लोगों की सापेक्ष उल्टे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पे हम लोगों की जो स्थिति है वो इस तरीके से है, यानी कि जब यहाँ पर दिन होगा तब यहाँ रात होगी, जब यहाँ दिन होगा तब यहाँ पर रात होगी। तो इसीलिए हम लोग भारत वाले अर्जेंटीना की अपेक्षा उल्टे हैं, या फिर अर्जेंटीना वाले भारत की अपेक्षा उल्टे हैं। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं बुर्ज, जो कि इस तरीके से निकला हुआ गोल हिस्सा होता है दीवार पर। झरोखा आप लोग जानते हैं, झरोखा प्रणाली अकबर के शासनकाल में थी। खिड़कियों में इस तरीके से झरोखा होता था जिसको बोलते थे झरोखा दर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर का। चबूतरा क्या होता है, चबूतरा सीमेंट का, गांव में देखा होगा आपने कि लोग कहते हैं चबूतरे पे लोग बैठे हैं। पेड़ होता है, मान लीजिए एक पेड़ है और इसके चारों ओर क्या करते हैं, सीमेंट का इस तरीके से एक चबूतरा टाइप से बनवा देते हैं और लोग आकर के इसी के नीचे इसकी छाया में बैठते हैं। तो ये होता है चबूतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ईवीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगम करती है, क्यों अनुगम करती है, क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ऑप्शन इसका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है इसका वर्णन करते हैं बहुअनुशासित और एकीकृत। तो देखिए आपके ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं, इसके साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में ये हुआ था, इसके 2 ऑप्शन सही मांगे थे, यानी कि कॉमन नंबर मिला था। जिस बच्चे ने बहुअनुशासिक, सम्मिलित और एकीकृत लगाया, यानी कि ए, बी और सी लगाया, उसका आंसर भी राइट माना गया। और जिन्होंने बहुअनुशासिक और आपका एकल लगाया, इसका आंसर भी सही माना गया। तो इसीलिए इसमें कॉमन नंबर मिला था, उनके हिसाब से ए, बी, सी और ए, सी दोनों ही सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो आपका क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें भी कॉमन नंबर मिला था जिन बच्चों ने ये लगाया कि एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह, और जिसने ये लगाया कि एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह, यानी कि समस्त कार्य और सर्वोत्तम कार्य दोनों को ही आयोग ने सही माना था। तो इसमें भी आपको कॉमन नंबर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था स्वयं अपने आप से आरंभ करते हुए। तो ऑप्शन इसका क्या सही है, सेकंड इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि, क्या अपेक्षा की जाती है, कि वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों के द्वारा जानकारी प्राप्त करें। वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। इसके साथ ही साथ वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, यानी कि ए, बी और सी। तो किस में है, आपके 3rd नंबर के ऑप्शन में ये जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो अनुभव महत्वपूर्ण है वो आपके प्रासंगिक, आविष्कारक और वास्तविक जीवन अनुभव, ये तीनों ही सही है, ए, बी और सी। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, 1st नंबर के ऑप्शन में। 7th क्वेश्चन है कि ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है।
तो कथन आपका सत्य है कि ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकेंड में जो है वो ईवीएस नहीं है। फिर देखिए, ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस के कौशल गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। बिल्कुल सही है। यानी कि गणित और भाषा के माध्यम से ईवीएस की जानकारी दी जाती है। थर्ड क्या है कि ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यचर्या विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों ही आपके राइट आंसर है, जो डी नंबर का ऑप्शन है उसको छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिपेक्ष विकसित करने की आवश्यकता है? तो ये परिपेक्ष है बहुविषयक परिपेक्ष। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या करता है? तो ये जो आपका है अवलोकन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या, ये आपका करता है बच्चों को सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों को सीखने का विस्तार हो। इसके साथ ही साथ बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना, जिससे बच्चे के सीखने का विस्तार हो। यानी कि सी और डी आपका ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर का ऑप्शन इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? तो ये कथन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताता है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। यानी कि आपका सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अभिवृत्ति का विकास करना। अब अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड या फिर अभिवृत्ति, इनका विकास करना सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तासी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए ग्लूकोज, एसिड एवं एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है, तासी को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में तासी को यह करना चाहिए कि बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों को चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। यानी कि बच्चों को उनकी जो स्थानीय भाषा है उसमें समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूप में किन स्वरूपों के बारे में है? तो ये है आपका अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक। यानी कि आपका ऑप्शन बी और सी सही है। अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक दोनों ही बी और सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में किस पर जोर देना चाहिए? तो इनको जोर देना चाहिए प्रक्रिया पर और अनुप्रयोग पर। तो ऑप्शन इसका बी और डी सही है। बी डी देखिए किस में है? फोर्थ नंबर के ऑप्शन में है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो ये प्रक्रिया कौशल है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल, यानी कि अवलोकन कौशल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 28 जनवरी 2023 को सीटेट के एग्जाम में आए ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जिन लोगों ने जो वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं वो वीडियोज नहीं देखी हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पीवीसी से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप मान के देखिए, आप जब अपना एग्जाम देख के आएंगे उसके बाद आके आप यही कहेंगे कि मैम ने बिल्कुल सही बताया था। 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं थीम से। इसके साथ मैथ्स की भी वीडियोज कंटिन्यू पढ़ रही हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स की वीडियोज देख लीजिए। बहुत ही इजी और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में वहाँ पर मैथ्स सिखाई जा रही है। जिनको मैथ्स जीरो भी नहीं आती, जीरो से नहीं आती है, उन लोगों को भी मैथ्स की अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मैथ्स की वीडियोज नहीं देखी है, मैथ्स की वीडियो जाके देख लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।